ये स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी जिसका नाम है मेटालिक करेक्टर। मेटल्स का मेटालिक करेक्टर। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स, दे आर हार्ड, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेलेबल एंड डक्टाइल। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। The transition elements, they have low ionization energy and they have unpaired electrons, so they can lose electron easily, so they are electropositive in nature. क्या होता है electropositive in nature? देखिए समझे यहाँ से। कोई मेटल है, अगर कोई भी मेटल है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, एनी ट्रांजिशन मेटल, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? मेटल पे पॉजिटिव। तो इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। की इलेक्ट्रॉन लूज करती है और पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया मेटल ने, तो उसको मेटालिक करेक्टर भी कहते हैं, उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों मेटालिक करेक्टर है? बिकॉज दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे स्कैंडियम है Sc 3d1 4s2, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से छोड़ देगा। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी आसानी से ट्रांजिशन एलिमेंट को लेस चाहिए होती है, सो आसानी से लूज कर देते हैं, इसलिए दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड दे कैन फॉर्म, नेक्स्ट चीज आती है, एंड दे कैन फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड कौन बनाएंगे? मेटल्स। और कौन सी मेटल? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या फॉर्मूला चलेगा? मोर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग विल बी द मेटालिक बॉन्ड एंड दे विल बी हार्ड इन नेचर। तुम्हें सबको पता है चीज, जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है उस चीज को तोड़ना मुश्किल है, तब वो नेचर में कैसी होगी? हार्ड। अब मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है मेटल्स का? क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। मैंने लिखा है यहाँ पर, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, हार्डर इज द एलिमेंट, वाई? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। मैंगनीज, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, दे हैव मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। क्वेश्चन आ जाएगा वाई दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, इन तीनों का नाम लिख के आ जाएगा, वाई दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। तो आप क्या कहेंगे? हार्ड और ब्रिटल होने से मतलब है, समझ जाना कि उनको तोड़ना मुश्किल है, हार्ड है, तो बॉन्ड उनका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और वो स्ट्रॉन्ग क्यों है? उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहे होंगे, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक और मरकरी, इनमें क्वेश्चन आ जाता है कि इनका नेचर क्या है? वाई दे आर सॉफ्ट। हम लिखते हैं क्योंकि डी सबशेल इनकी फुली फिल्ड है या नहीं, ये भी पूछ लेते हैं। तो आंसर है डी सबशेल इज फुली फिल्ड। अब ये सॉफ्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ नो, या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर लेस है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे हैव लेस या वीक मेटालिक बॉन्ड, सो दे आर सॉफ्ट इन नेचर। जिनका बॉन्ड वीक होगा उनको तोड़ना आसान है, वो नेचर में सॉफ्ट होंगे। तो और वीक किसका होगा? किसका होगा मेटालिक बॉन्ड? जिसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज हाई। अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है, समझिए इधर। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब है कोई एक मेटल है, उसके अंदर सिस्टमैटिक एटम उसके क्रिस्टल लैटिस में अरेंज हैं, हम उसको तोड़ना चाहते हैं, तो हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक इस क्रिस्टल लैटिस जिसके अंदर एटम्स अरेंज हैं, किसके अंदर? इनटू फ्री एटम्स। तो वो हीट जो चाहिए होती है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब तुम बताओ, जिसका स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा उसके एटम्स को तोड़ना मुश्किल है, तो उसकी हीट ऑफ एंथैल्पी या हीट या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा होगी। जिसका बॉन्ड वीक है उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम होगी। यानी सारी बात तो किस पे डिपेंड करती है? मेटालिक बॉन्ड पे। तो आगे अब नेक्स्ट है आपका, वाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज हाई। वो आंसर तो खुद ही दे रहा है कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ट्रांजिशन की हाई है, लेकिन क्यों? तो आप खुद ही बता दो, वाई हाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। हमें पता है मेटालिक बॉन्ड ये वाला स्ट्रॉन्ग है, एटम्स के अंदर जो मेटल्स के एटम है इनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इनको तोड़ने के लिए हीट या एनर्जी, जिसे हम हीट ऑफ एटोमाइजेशन कह रहे हैं, उनको मेटल को ब्रेक करने के लिए वो भी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और वो क्यों स्ट्रॉन्ग है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सो आपका आंसर आ गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। तो यहाँ आपकी सेकंड प्रॉपर्टी खत्म हो रही है। नेक्स्ट आ रही है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। तो सीरीज में क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इंक्रीजेज अप टू मैक्सिमम इन टू द मिडल। वाई? क्योंकि जब हम मिडल में जाते हैं, देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन मिडल तक जाते हैं, तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, इसका 2, 3, 4, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेटालिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको तोड़ना मुश्किल है, यानी मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा।
वापस आ जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इंक्रीजेज मिडल तक मैक्सिमम, देन डिक्रीजेज बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज एज स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, सो मेटालिक बॉन्ड ऑल्सो इंक्रीजेज. So melting point also increases, but on moving from left to right in a period में हम जाते हैं number of unpaired electron increases from 1 to 5. in the middle हमने पढ़ लिया. सो उसके बाद क्या होता है, इनके बाद मैंगनीज के बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है. आयरन में क्या है, आपने 5 के पढ़े हुए हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ तक तो हमें दिक्कत नहीं. जब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कितने हो गए, यहाँ छठा यहाँ आएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4. अगर 3d 7 है तो 7 बनाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3. 3d 8 है तो हमने 8 बना दिए, पहले 5 फिर 6 7 8 हो गए. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटते जा रहे हैं. कब, जैसे जैसे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती जा रही है. तो यहाँ ये चीज लिखी है, देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल स्टार्ट. एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीजेस, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस. क्वेश्चन कैसा आता है, वाई जिंक कैडमियम एंड मर्करी आर सॉफ्ट एंड वाई दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, सॉफ्ट का आएगा तो आंसर क्या है, इनका वीक मेटालिक बॉन्ड है. क्यों है वो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है या है ही नहीं. और लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, फिर वही बिकॉज देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो वीक मेटालिक बॉन्ड, सो सॉफ्ट और सो मेल्टिंग पॉइंट भी लेस. क्लियर हो गया. सारी चीजें किससे कनेक्टेड है, मेटालिक बॉन्ड से. और मेटालिक बॉन्ड किससे कनेक्टेड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से. सो हम लिखेंगे देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, so no metallic bond, so soft and they have low melting and boiling point. एक क्वेश्चन ये आ जाता है कई बार, वाई देयर इज ए डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैंगनीज इन फर्स्ट सीरीज. कहता है फिर मैंगनीज के केस में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि मैंगनीज की एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन है D5 में. सो दे हैव स्टेबल कॉन्फिगरेशन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे हेल्ड टाइटली बाय द न्यूक्लियस, वो मूव नहीं कर सकते, यानी डीलोकलाइजेशन लेस है और बॉन्ड्स इनके वीक हैं. तो ये कई बार एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ जाते हैं. नाउ कम टू 4 प्रॉपर्टी. पैरामैग्नेटिक रिएक्टर हमने 11th में भी पढ़ा था. पैरामैग्नेटिक रिएक्टर कौन सा होता है, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पेयर में नहीं होते हैं, उन्हें पैरामैग्नेटिक कहते हैं. तो मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक, मीन्स दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर n-1d ऑर्बिटल. In a transition series, number of unpaired electron increases up to मिडल तक अभी हमने पढ़ा था. सो पैरामैग्नेटिक रिएक्टर आल्सो इंक्रीजेज अप टू मिडल. आफ्टर मिडल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, सो पैरामैग्नेटिक रिएक्टर आल्सो डिक्रीजेज. आई थिंक क्लियर है. अभी मैंने आपको समझाया, स्कैंडियम से यहाँ तक जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो पैरामैग्नेटिक रिएक्टर भी बढ़ेगा. उसके बाद पेयरिंग शुरू हो जाती है. जब पेयरिंग शुरू हो जाती है, एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू हो जाते हैं, पेयर में आने शुरू हो जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम बच जाते हैं, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने लगती है. तो मैंने यहाँ नोट लिख दिया, इंपॉर्टेंट चीज, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर पैरामैग्नेटिक रिएक्टर, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नो पैरामैग्नेटिक. जो पैरामैग्नेटिक नहीं है वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक, मीन्स इट इज डायमैग्नेटिक. क्वेश्चन कैसे आता है पेपर, वाई जिंक कैडमियम मर्करी आर डायमैग्नेटिक. क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज दे हैव फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, दे हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दे आर डायमैग्नेटिक. अब हम इसको मैग्नेटिक निकालने के लिए, नेचर निकालने के लिए एक फार्मूला है. इन ट्रांजिशन मेटल और आयंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, सो स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन इज मोर इम्पॉर्टेंट. यानी वो इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो उसने कितना स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन उसका इंपॉर्टेंट है, और उसको निकालने के लिए हम उसकी क्या निकालते हैं, इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट. उसका फार्मूला है म्यू. इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फार्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू √n इंटू n+2 BM. BM क्या है, बोहर मैग्नेटॉन यूनिट होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की. तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ तक, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू √n इंटू n+2. व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. हम किसी की भी निकाल सकते हैं. अगर हमें पेपर में आ जाए इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालिए, हम उसके क्या ढूंढ लेंगे, n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. उसकी वैल्यू फॉर्मूले में डाल लेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, वो हमारी निकल आएगी. ये एक फॉर्मूला है. अगर 1% कभी हमसे पूछ लेते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, अदरवाइज क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि पैरामैग्नेटिक है कौन और क्यों. अब आता है क्वेश्चन, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक. पेपर में क्वेश्चन क्या आ गया इस प्रॉपर्टी के आधार पर कि वाई दे आर पैरामैग्नेटिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. वाई दे आर डायमैग्नेटिक, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो डायमैग्नेटिक. अब मेरे को क्वेश्चन जैसे मैंने क्या लिखा है कि मैंने 5-6 आयन आपको दे दिए, तो आप बताओ इसमें से कौन पैरा है कौन डाया. आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. हम 11th में करे हुए हैं. फिर इस एटॉमिक नंबर के साथ हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए. बता रखा है लास्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाना है. स्कैंडियम है,
स्कैंडियम +3 का क्या मतलब है, देखिए स्कैंडियम +3, सबसे पहले हमें स्कैंडियम की पता होनी चाहिए। स्कैंडियम की क्या होती है, आर्गन, हमें आर्गन तो नोबल गैस हो गया 3D14S2, क्लियर है। अब ये तो स्कैंडियम की, मुझे किसकी चाहिए, स्कैंडियम +3 की, तो मैं लास्ट से 3 इलेक्ट्रॉन, ये भी उड़ा दिया, ये भी, तो 3D भी 0 हो गया, तो आंसर ये खाली क्या बच गया, आर्गन, ये भी, ये तो 0 ही हो गए सारे, यानी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या हुआ, डायमैग्नेटिक, तो मैंने इसके नीचे क्या लिखा है, डायमैग्नेटिक। तो इसी तरीके से आप करके देखना, ये पैरा आता है, पैरा, ये डाया, ये डायगा। आप जिंक को देख लो, जिंक क्या है, नाम क्या दे रहा है, जिंक +2, आप खुद देखिए जिंक +2, जिंक क्या होता है 30, क्या होगी 3D10 4S2। अगर मुझे जिंक +2 लेनी है तो क्या कर दूँ, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दूँ, क्या बन गई 3D10, 10 का मतलब फुली फिल्ड, फुली फिल्ड का मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब डायमैग्नेटिक। आ गया आंसर, तो ये हो गया आपका डायमैग्नेटिक। इस ढंग से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक बाय, आपको नाम से क्लियर है पैरामैग्नेटिक है तो उसके पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक लाइन का आंसर दे के आएंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1 d ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल लिखो या ना लिखो, सीधा लिख दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर d ऑर्बिटल। अगला, वाई मैंगनीज शो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक करेक्टर इन फर्स्ट सीरीज, अभी हमने पढ़ा है मैंगनीज के अंदर मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, पैरामैग्नेटिक करेक्टर इंक्रीजेज, एंड पैरामैग्नेटिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मैंगनीज हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, सो इट शो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक करेक्टर। लास्ट क्वेश्चन कैसा आता है, गिव फार्मूलेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, कहता है मैग्नेटिक मोमेंट म्यू निकालने का फॉर्मूला दो, तो खाली फॉर्मूला लिख के आना है, म्यू इज इक्वल टू √n+n+2, अभी मैंने बताया ये इसकी यूनिट होती है। मान लो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe+2, तो आप क्या करोगे, पहले Fe की लिखी आयरन की, 26 एटॉमिक नंबर होता है, आर्गन 3D6 4S2, ये मैंने आयरन की उसकी अपनी ग्राउंड स्टेट की लिखी। अब उसने Fe2 पूछा है, मैंने Fe2 में करना है तो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए, क्या बच गया 3D6, 3D6 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना के देखो, मैंने 3D6 बनाया हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 होते हैं ना डी ऑर्बिटल, सबको एक एक दिया, छठा इसको दे दिया, इसको मिलते ये पेयर हो गया। अब तो ये अनपेयर्ड नहीं बचा, तो कितने अनपेयर्ड बचे, गिनो 1 2 3 4, टोटल कितने बने 4, मैंने यहाँ लिखे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो n क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूले में मैंने n की वैल्यू पुट कर दी, n क्या है 4, देखो म्यू इज इक्वल टू 4, 4 + 2 ये हो गया 6, 6 गुना में 4 24, 24 का अंडर रूट आपका आ गया 4.9, ये bm क्या है उसकी यूनिट, बोहर मैग्नेटॉन, तो आपका आंसर क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गई आपकी 4.9। तो इस तरीके से आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने कवर किए हैं आपकी टोटल कितनी प्रॉपर्टीज़, हमने की हैं आपकी टोटल 4 प्रॉपर्टीज़। अभी मैं आपको और भी कराऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना है, बाकी मैं आपको शाम को सेंड करूंगी। ये चारों प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लर्न करनी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, 12-13 प्रॉपर्टी हैं, हर साल 5 नंबर का प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आता ही आता है। हर प्रॉपर्टी के मैंने क्वेश्चंस भी साथ लिखे हैं, प्रॉपर्टी समझो, उसका आंसर सब आती, सब हर प्रॉपर्टी एक नंबर की है, चाहे उसके बेस पे क्वेश्चन आता है वो भी 1 नंबर का आता है, तो आपने उनको 1 नंबर के हिसाब से ही आंसर करना है। आंसर हर प्रॉपर्टी का मैंने लिखा है और अलॉन्ग विद बोर्ड क्वेश्चंस भी लिखा है। तो आप अभी इतना लर्न कीजिए, बाकी पार्ट में शाम को भेजूंगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टुडे आई एम स्टार्टिंग 5th प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी आपको याद होगा क्या है, ये आपका आउटर मोस्ट शेल, सेंटर में न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट शेल को इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसे क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। अब तुम्हें याद होगा न्यूक्लियर चार्ज क्या था, अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, सेंटर में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाता है, यानी उसको वो पुल करता है। जब इसको ये पुल करेगा तो ये वाला साइज़ छोटा हो जाएगा, जब साइज़ छोटा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ी। तो ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज के, और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के, यानी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, ये इन्वर्सली होता है। अब देखते हैं इन सीरीज, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड सो मेकिंग द रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, सो आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर, ये मैंने जनरल चीज़ लिखी है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं बोर्ड में हमारा आयनाइजेशन एनर्जी पे, जैसे पहला आ गया,
वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पेपर में आ जाएगा फ्रॉम 3D to 4D सीरीज द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज वाई। आप क्या लिखेंगे, टॉप टू बॉटम आते हुए क्यों डिक्रीज होती है, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सॉरी। सेकेंड, from 4D to 5D series ionization energy increases. Why? Means ionization energy of 5D element is more than 4D series के element से. Why? Because it is due to poor shielding effect produced by 4F inner electrons which are present in the elements of 5D series element. 5D सीरीज के जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर 4F इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं जिनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, जिसकी वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी 5D की ज़्यादा होती है। उसके बाद क्वेश्चन आता है ये वाला, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी इज़ वेरी हाई। वाई? बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिंक और कैडमियम इन सब में क्या होती है, फुली फिल्ड होती है, 3D10 कंप्लीट होता है। तो आंसर क्या हुआ, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होती है या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होती हैं, वो स्टेबल होती हैं, उनको आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। अब आगे अगला क्वेश्चन, क्रोमियम +1 और कॉपर +1 जिनको यूनिवेलेंट केटायन बोल रहे हैं, दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D5 एंड 3D10 रिस्पेक्टिवली, सो दे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। आप करके देख सकते हैं, क्रोमियम क्या होता है 3D5 4S1, तो क्रोमियम +1 क्या हो जाएगा 3D5 होगी, एग्जैक्टली हाफ फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इनमें से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें इस साइड पे आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज IE वैल्यूज आल्सो एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन आइदर इन आयनिक फॉर्म और इन कंबाइंड स्टेट। ये मैंने नोट लिखा है कि ये स्टेबिलिटी को भी बताते हैं। कैसे? ये है रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस रूल को 3S रूल बोलती हूँ। 3S रूल का मतलब 3S याद रखने हैं। कैसे? स्मॉलर द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी फॉर ए मेटल आयन। किसी मेटल आयन की कितनी आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत है, 1 2 3 4 जिसको हम सक्सेसिव कहते हैं, उन सब का हम सम करेंगे। अगर उनका जोड़ उन आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ का सम स्मॉलर आता है, छोटा आता है, तो स्टेबल इज़ द कंपाउंड, वो कंपाउंड स्टेबल होगा। याद रखना 3S। 3S कौन है? स्मॉलर, सम और स्टेबल। ये 3 वर्ड से आपको याद रह जाएगा। आंसर कैसा भी, इसके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, आपको ये फॉर्मूला हेल्प करेगा। कैसे? स्मॉलर द सम ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल आयन, स्टेबल इज दैट कंपाउंड। कैसे आएगा क्वेश्चन? जैसे ही आ गया, वाई निकल सेकेंड कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन प्लेटिनम सेकेंड कंपाउंड्स। क्या मतलब? निकल सेकेंड कंपाउंड का मतलब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ये वाले कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हैं, मोर स्टेबल हैं देन प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से। हम इनको रोमन में लिखते हैं, पेपर में जो आती है रोमन में लिखी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यही है जो मैंने यहाँ लिखा है। तो ऐसा क्यों? तुम ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन में आंसर है। वो क्या कह रहा है? निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल, यानी हमें खुद बता रहा है कि निकल +2 वाला ज़्यादा स्टेबल है इसकी बजाय। तो इसका मतलब आंसर कहता है वाई। आंसर क्या होगा? अभी मैंने बताया, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है तो उसका रीज़न क्या है? उसकी आयनाइजेशन एनर्जी का जो सम है वो स्मॉलर है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ निकल +2 है तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी? इन निकल ने पहला इलेक्ट्रॉन छोड़ा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा छोड़ा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी यूज होती है। तो इसका मतलब 2 आयनाइजेशन एनर्जी उसको लेनी पड़ी। तो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट 2 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ निकल 2 की 2 आयनाइजेशन एनर्जी का जो हमने जोड़ निकाला सम, वो क्या आया होगा? लेस या स्मॉलर आया होगा। किससे? देन प्लेटिनम +2 से। तभी निकल 2 के कंपाउंड मोर स्टेबल हैं। यानी आपको कोई भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए ये स्टेट वाले कंपाउंड स्टेबल क्यों हैं,
तो आपने सीधा आंसर लिखना है, जो स्टेबल है उसका एक ही आंसर है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी का जोड़ स्मॉलर होगा। अब कितनी लगानी है, आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ 4 होती तो मैं 4 देखती। तो आपको आंसर इसमें ही दे रखा है, सिर्फ आपको उसको रिवर्स में लेके जाना है। क्या लेके जाना है कि इसकी 2 आयनाइजेशन एनर्जी का जोड़ सम जो है वो लेस आया है प्लेटिनम से, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। ऐसे ये क्वेश्चन आता है। ऑन द अदर हैंड प्लेटिनम +4 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन निकल +4 कंपाउंड बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ प्लेटिनम +4 इज लेस या स्मॉलर देन निकल आयन। क्लियर हो गया कि प्लैटिनम +4 वाले ज़्यादा स्टेबल क्यों है। इसका मतलब प्लैटिनम +4 का मतलब प्लैटिनम की 4 आयनाइजेशन एनर्जी का जोड़ स्मॉलर रहा होगा या लेस रहा होगा निकल से, इसलिए वो स्टेबल है। क्लियर हो गया। दूसरा इस पे इस टाइप का क्वेश्चन आता है लास्ट, वाई K2PtCl6 इज वेल नोन बट K2NiCl6 इज नॉट नोन। कहता है नेचर में ये वाला कंपाउंड, ये लिखा हुआ है हमने स्क्वायर ब्रैकेट में, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी आपके चैप्टर में सिलेबस में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नाम का चैप्टर है, उसमें आप सारा पढ़ेंगे, ये क्या है, इनके नेमिंग भी सीखेंगे। अभी फिलहाल ये देखिए, कहता है ये वाला कंपाउंड वेल नोन है। वेल नोन का मतलब जाना जाता है, जाना जाता है मतलब नेचर में एग्जिस्ट करता है। बट इसका पोटेशियम का निकल वाला कंपाउंड क्यों नहीं पाया जाता, नॉट नोन। वाई, अभी हमें पता है जो पाया जाता है इसका मतलब वो स्टेबल है। और वो स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का जोड़ स्मॉलर है। तो हमें क्या ढूंढना है, वेल नोन का मतलब पाया जाता है, कौन मिलेगा नेचर में, जो स्टेबल होगा। और स्टेबल कौन होगा, 3s रूल काम आ गया। स्टेबल कौन होगा, मैंने बताया, जिसका स्मॉलर होगा सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दे रखी, कंपाउंड दे दिया, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। आपको मैंने सिखा रखा है 11th में K2PtCl6, अगर हमें इसमें प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको क्या मान लेंगे, x। पोटेशियम का क्या दे रखा है, 2 प्लस इसकी निकालनी है x प्लस एक क्लोरीन पे -1, 6 पे क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस, ये क्या हो गया, x -4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +4। तो इसका मतलब प्लैटिनम की क्या आ गई, +4। तो मैंने लिखा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इज +4 एंड निकल इज आल्सो +4। इसी तरीके से निकल की निकाली। बट इसका मतलब ये कंपाउंड वेल नोन है, तो हम क्या लिखेंगे, बट इट मीन्स प्लैटिनम +4 आर मोर स्टेबल देन निकल +4। वाई, ड्यू टू सम ऑफ 4 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ प्लैटिनम +4 इज स्मॉलर और लेस देन निकल +4। सो प्लैटिनम +4 कंपाउंड्स आर वेल नोन, इट मीन्स दिस कंपाउंड इज वेल नोन, क्योंकि प्लैटिनम +4 की इसी कंपाउंड के अंदर प्लैटिनम की +4 ऑक्सीडेशन है। और वो स्टेबल क्यों है, क्योंकि 4 आयनाइजेशन एनर्जी का जोड़ स्मॉलर है, इसलिए कंपाउंड पाया जाता है। जो स्टेबल होगा वही रहेगा, और स्टेबल वो होगा जिसके आयनाइजेशन एनर्जी का जोड़ स्मॉलर होगा। और कितनी आयनाइजेशन का, आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, अगर नहीं दे रखी और अगर दे रखी है तो आपका काम आसान है। तो ये आपकी खत्म होगी आपकी 5th प्रॉपर्टी। 6 आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाई। जनरली क्वेश्चन आता है ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाई, तो आपको आंसर यहाँ से उठाने हैं, बिकॉज देयर इज लेस एनर्जी गैप बिटवीन ns एंड n-1d ऑर्बिटल। यानी इसके आउटर मोस्ट शेल और इनर शेल में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, सो दे कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ड्यू टू दिस मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए वो अलग दिखाती हैं। तो ये पेपर में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, वाई दो शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यही आपने आंसर इतना सा देना है। ड्यू टू लेस एनर्जी गैप बिटवीन ns आउटर एंड n-1d ऑर्बिटल, सो दे कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू दिस मेटल शेप वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी हम आगे चलेंगे।